छठवें प्रश्न में लिखा है कि ये जो आकृति है, आकृति की लंबाई और चौड़ाई यहाँ समचतुर्भुज है। छठवें प्रश्न में क्या है? ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज में भुजा की लंबाई या भुजा की माप की लंबाई यहां पर हम लिख लेंगे, कितना लिख रहा है? 6 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ जो ऊंचाई दे रहा है समचतुर्भुज की, वो ऑनलाइन में तो 4 सेंटीमीटर है, तुम्हारी पुस्तक में 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो हमारा और क्या ज्ञात है इसमें? समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात है। एक विकर्ण की माप ज्ञात है, जो दे रहा है तुम्हारा एक विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और प्रश्न है कि दूसरा विकर्ण की माप क्या होगी? दूसरे विकर्ण की माप क्या होगी? तो पहले हम अपने इन ज्ञात तथ्यों के आधार पर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक सूत्र हमारा प्रयोग होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई या लंबवत दूरी। ये सामान्य सूत्र है, हम यहां लिखेंगे 5 गुणे 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ गुणा कर सकते हैं, 5 अठे 40। अब ये तुम लोग कक्षा से 1 की तरह यहाँ नहीं, ऐसा गुणा करना सीखो। 5 अठे 40 का शून्य, यहाँ से 4, 5 चौक 20, 4 24.1 अंक पर। और इस प्रकार हो गया क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले तथ्य में हम देखते हैं, अब हमारा क्षेत्रफल यहाँ मिल गया, हमारे एक भाग का आंसर मिल गया। दूसरा भाग क्या है? दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इसी का दूसरा सूत्र होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। हमने ये सूत्र भी पढ़ा है समांतर समचतुर्भुज में। तो दूसरे विकर्ण की माप बराबर हम चाहे यहां लिख भी सकते हैं, दूसरे विकर्ण की माप हम इसके लिए अपने इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ विकर्णों पर ही गणना की गई है। और क्षेत्रफल आकृतियां वही हैं, आकृति चेंज नहीं है, तो ये इस पर भी हमारा क्षेत्रफल 8 गुणे d2 होगा। क्या होगा? d2। और ये बराबर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम अपने d2 को निकालेंगे, यहां से सरल कर लो, 2 एकम 2 चौक 8। और अब 24 जो है ये 4 से भाग हो जाएगा सेंटीमीटर। हमारा जो दूसरा विकर्ण होगा वो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 सेंटीमीटर। छोटी छोटी गणनाएं हैं, लेकिन हमें यहाँ अपने मस्तिष्क को पहले, जो हमारे पास कहते हैं विवेक, तो विवेक बुद्धि के द्वारा हम इसको हल करने के लिए पहले सोचेंगे और तब अप्लाई करेंगे, तब हमारी गणनाएं सरल हो जाएंगी। उतना ही है बेटा, 6 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है। चलो, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर अपनी गणना हल कर लेते हैं। एक सूत्र यहाँ प्रयोग होगा, जो हमारा मेन सूत्र है आधार गुणे ऊंचाई।
अंग्रेजी में लिखते हैं BH, बेस इंटू हाइट, और हिंदी में लिखा जाता है आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ हमने इस सूत्र को भी पढ़ा है, जब विकर्ण ज्ञात होते हैं उन पर हमारा सूत्र है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 इंटू D2, तब ये गणना लेते हैं। इसी को ध्यान में देते हुए अगर हम आगे सरल करते हैं तो हमारा 7वां प्रश्न भी हल होता है। अभी हम इसको यहाँ इरेज कर देते हैं और फिर तुम लोग ध्यान दो, क्या कितना है, कितनी टाइल्स यूज हुई है तुम्हारे फर्श पर, देख रहे हो ना? फर्श पर 3000 टाइल्स यूज हुई हैं। फर्श पर कितनी टाइल्स यूज हुई हैं? 3000 टाइल्स यूज हुई हैं, और टाइल्स की माप दी गई है। यहां लिख रहा है फर्श पर लगी टाइल्स की संख्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइल्स की संख्या। ये 3000 है, हम इसको लिख लेंगे 3000। और टाइल्स अभी लिख रहा है समचतुर्भुजाकार है, समचतुर्भुजाकार टाइल्स की माप, समचतुर्भुजाकार, और यहाँ टाइल्स के विकर्ण दिए गए हैं, टाइल्स के विकर्ण। तुम्हारे पास पुस्तक है, देखो और बताओ विकर्ण कितने कितने सेंटीमीटर के हैं? 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हम यही लिख लेते हैं, ये दोनों हमारे विकर्ण हो गए, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये हमारे दोनों विकर्ण हो गए। और जब विकर्ण हो गए तो हम इनकी गणना आगे करते हैं। इस आधार पर हम इन विकर्णों के आधार पर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। और यहां जब विकर्ण ज्ञात हैं, हमारा सूत्र होगा 1/2 D1 इंटू D2, ये सूत्र होगा। पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ। और देखिए, लेकिन यहाँ खर्च जो है स्क्वायर मीटर में दे रहा है, इसको एक काम अभी कर लो, मीटर में चेंज कर लो। 0.45 मीटर और 0.30 मीटर, ये हम लिख लेंगे, गुणे 0.45 गुणे 0.30 मीटर का स्क्वायर। तो हम इसे इस प्रकार सरल कर लेंगे। हमें इस प्रकार इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जब गणना कर रहे हैं, यहाँ सरल भी करते हैं, यहाँ से सरल करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, यहाँ से कटेगा 0.2 एकम 2 और 3 में 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा इतना। और यहाँ गुणा कर दो 15 से, 15 पचे 75 के 5, यहाँ से 7, 15 चौको 60 और 7 67.224 अंक पर। यहाँ 3 है, यहाँ 0 लिखो और यहाँ ऐसे, ये हो गया मीटर स्क्वायर।
एक टाइल्स का हुआ, और यहाँ पर 3000 टाइल्स यूज हुई हैं, तो 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल, 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां पर हम गुणा कर देंगे, 0.0675 गुणे 3000 और आगे लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। और हमको गुणा करने के लिए इन 3 शून्यों को पहले यहां लिख लो और फिर 3 से गुणा करो, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सते 21 हासिल जोड़ोगे 22 के 2 हासिल 2, 3 छक 18 में 2 जोड़ोगे 20। दशमलव यहाँ 4 अंक पर है, तुम भी प्रयोग कर लो। इस प्रकार हो जाएगा 202.5000 मीटर। तुम इन शून्यों को यहाँ से मिटा सकते हो और फिर यहाँ लिख दो 202.5 मीटर। और अब यहाँ खर्च निकालना है, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना लिखा गया है, 4 रुपए। 1 वर्ग मीटर टाइल का खर्च 4 रुपए लिखा गया है, बराबर ₹4। तो कुल खर्च यहां लिख लेंगे। अब तो मालूम है कुल खर्च के लिए हमारे पास जितना है 202.5 गुणे 4। अब ये रुपए हो जाएंगे, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 का 0 1, 4 दूनी 8, 0.1 अंक पर। और इस प्रकार हमारा जो खर्च होगा कितना दिख रहा है, 810 रुपए। कितना खर्च हो रहा है, 810 रुपए। इस प्रकार हम अपनी टाइल्स पे पूरे खर्च की गणना कर लेंगे। इस प्रकार देखिए हमारे प्रश्न हैं जो हमें सरल करने हैं। और ये तुम्हारा 8वां सवाल है, अगर हम इसे बताते हैं तो हम समझा देते हैं, तुम लोग इसको हल करना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जितनी गणनाएं हमें दी गई हैं, ये लिख रहा है कि सड़क और नदी की भुजाएं समांतर हैं। सड़क और नदी की भुजा समांतर है, उनके बीच की दूरी 100 मीटर लिख रहा है। जैसे हमारा 8वां प्रश्न है जो हम लिख दे रहे हैं, समांतर भुजा के मध्य दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, ये बराबर है 100 मीटर। और इसके बाद खेत का क्षेत्रफल भी दे रहा है, खेत का क्षेत्रफल बराबर है 10,500 मीटर स्क्वायर। और यहां एक संबंध दे रहा है, समांतर भुजाओं में संबंध, समांतर भुजाओं, समांतर खेत की एक भुजा दूसरे से दूनी है, एक भुजा की लंबाई, तुम्हारी पुस्तक में लिख रहा है ना बेटा, लंबाई 2 गुनी है। अगर 2 गुनी है तो यहां जैसे मैं चित्र में सड़क की भुजा छोटी दिख रही है, तो हम सड़क की भुजा को x लिख लेंगे और नदी की भुजा को दूनी का मतलब 2x। ये हमारी सड़क की भुजा हो जाएगी जो x है,
और जो नदी की तरफ की भुजा है वो 2x है, क्योंकि एक भुजा जो है वो दूसरे की दूनी है। और फिर अब हम जो हमारा सूत्र है ना 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये वाला सूत्र पढ़े हैं ना बेटा। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको सरल करेंगे, बीजीय मान रखते हुए सरल करना, और जब हल नहीं मिलेगा तो फिर कल हमसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ, अब यहीं पर देखो, तो अगर एक स्टेप और बता देते हैं, यहाँ x प्लस 2x और इंटू एच 100, इस पर हमारा सवाल सरल होगा। ये देखो, बाद में तुम्हें जब x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 2x की वैल्यू निकाल लेना गुणा करके। ये सरल करना, फिर हम आगे पढ़ते हैं। और ये तुम्हारा नौवां चित्र है, एक समखटभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? समखटभुज। सबके पास चित्र हो, बुक है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए हम बुक देख लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर एक चित्र अगला हिस्सा समलंब बना दिया गया है, वैसे ही हम दूसरे हिस्से को भी समलंब बना देंगे, इसके निचले भाग को, और फिर हम इसकी गणना 3 भागों में करेंगे। 3 भागों में करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ चित्र बनाते हैं, सम अष्टभुज है, इस प्रकार ये हमारा समअष्टभुज है, थोड़ा छोटा बना है। जैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है, ये 11 मीटर है, ये तुम्हारा 11 मीटर की लंबाई है, और इस भाग को जो दिया गया है 5 मीटर है, यहाँ जो लिखा गया है 4 मीटर है। जैसे ये ऊपरी हिस्सा बनाया गया है, वैसे हम निचले हिस्से को भी बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 और ये हमारा 3 आकृति बनेगी। इन तीनों को की अलग अलग गणना करते हुए हम सरल करेंगे। समअष्टभुज में जो बीच का आधार है उसकी लंबाई दी गई है 11 मीटर। ये कितना दिया गया है? 11 मीटर। अगर हम भुजाओं की यहाँ माप लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं, तो वह ABCD ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ आकृति नंबर 1, हमको क्या ज्ञात है? आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 1 जो हमारा है बेटा, वो समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक। और समांतर चतुर्भुज से सरल करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/, आधार बी इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर हमारा 11 होगा, ऊंचाई 4 होगा, क्षेत्रफल मीटर में है ना यहाँ, तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम आकृति नंबर 2 की भी गणना कर लेंगे इसी सूत्र पर। वो भी हो जाएगा 11 गुणे 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख लेना है आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, और यहाँ गणना करते हैं तो ये भी हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर का स्क्वायर
और देखिए जो हमारी मध्य आकृति है, बीच की तीसरी आकृति, ये तीसरी आकृति हमारी आयताकार है। तो आकृति नंबर 3 अगर ये आयताकार है तो हम यहाँ पर आयताकार आकृति 3 का क्षेत्रफल, 3 का क्षेत्रफल इस क्रम से लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर का स्क्वायर, ये हो गया 55 मीटर का स्क्वायर। जब हमने इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लिया तब लिखेंगे संपूर्ण अष्टभुज का क्षेत्रफल, संपूर्ण अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल ये होगा बराबर आकृति नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्षेत्रफल, फिर तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल, फिर यहाँ लिख लेंगे 44 प्लस 44 प्लस 55 मीटर का स्क्वायर। अब हम सब जोड़ लेंगे, 4 4 8 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 5 13 हासिल 1 14। इस प्रकार हमारे इस संपूर्ण अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा 143 मीटर स्क्वायर, 143 मीटर स्क्वायर, ये हमारे इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। और हमें यही गणना करनी है कि जब हमारे भाग बांट कर लिखे जाते हैं, एक ही सूत्र में नहीं प्रयोग होते, तो हम उन्हें अलग अलग सूत्रों की सहायता से अलग अलग भागों में विभाजित करके उनकी गणना करते हैं। और इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी है बेटा, जो हमारा 10वां और 11वां प्रश्न है, वहां पर भी हमें इन्हीं तथ्यों को ध्यान देना है। जैसे ये 10वां 11वां, अब देखो, अब यहाँ पर ये एक पंचभुज के आकार का बगीचा दिखा दिया गया है और करा इस आकार को, यहाँ इसकी पूरी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिखाई गई है, आधार 15 मीटर का दिखाया गया है, इस साइड की ऊंचाई जो यहाँ तक की भुजा है ये 15 मीटर है। और इसी को दोनों बच्चों ने अलग अलग हल किया है, एक ने इस क्रम में हल किया है और दूसरे ने इस क्रम में हल किया है। तो कह रहा है कि क्या तुम इसे और किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हो, किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हो। हाँ, हम अगर यहां पर एक जैसे अभी हम लोग ये देख रहे हैं, अब अगर हम लोग यहाँ चाहें तो हम अपने इसको, इस आकृति को इस आकृति को इस क्रम से भी हल कर, यहां से भी जोड़कर हल कर सकते हैं, यहां से भी हम जोड़कर हल कर सकते हैं। दो आकृतियां यहां दी गई है, अब इसी आकृति को हम जैसे यहां से इस भाग में जोड़कर हम इसे हल कर सकते हैं। इसको तुम लोग गणना कर लेना।